नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। आज की पहली खबर, झगड़ा बंद करो, राजनीति से ऊपर उठो, सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के एलजी और सीएम को सलाह है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवा अध्यादेश विवाद और डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी है। सीजीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि मतभेदों से ऊपर उठो, ये राजनीतिक घमासान बंद होना चाहिए। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पदाधिकारी बैठकर मतभेद क्यों नहीं सुलझा लेते, संवैधानिक पदाधिकारियों को इसका समाधान निकालना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार से 24 घंटे में दूसरी बार मिले अजीत पवार, बागी विधायक भी साथ थे। पार्टी की एकजुटता के प्रस्ताव पर शरद ने चुप्पी साधी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सोमवार को लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने मुंबई के एनसीपी ऑफिस वाई बीच वाण सेंटर पहुंचे। उनके साथ उनके गुट के एनसीपी विधायक भी थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कल मानसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। आज सत्र शुरू होने पर हमने दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया है। पटेल ने कहा कि मीटिंग में हमने पवार साहब से निवेदन किया कि वे पार्टी को एकजुट रखें। उन्होंने हमें सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी एटीएस की हिरासत में सीमा हैदर, चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में, सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ जारी, घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया है। सीमा को सोमवार को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर से हिरासत में ले लिया। एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई है। किसी सीक्रेट लोकेशन पर सीमा से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वह सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद एटीएस एक्शन में आ गई है। सीमा हैदर के पासपोर्ट को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही उसकी मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। उधर दोस्तों नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सचिन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिल्किस केस में 7 अगस्त को आखिरी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्ष अपना जवाब दलीलें देने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले में आज निर्देश दिए गए थे। जवाब में बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि याचिका में सभी दलीलें पूरी हो गई है। कोर्ट में पेश हुई सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को क्षमा करने वाला मूल आदेश अब दिया है। हम उसमें जवाब देना चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ नए फैक्ट्स हैं। वृंदा और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इस मामले में एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं। तब तक सभी पक्ष अपने जवाब लिखित दलीलें कोर्ट में सबमिट करें। सभी पक्ष ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एस जयशंकर, डेरेक ओब्रायन समेत 11 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट पर मतदान की नौबत अब नहीं है। पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में भी मतदान नहीं होगा। विदेश मंत्री जयशंकर, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन समेत सभी उम्मीदवारों की जीत हो गई है। राज्यसभा के लिए 24 जुलाई को मतदान होना था। 11 सीटों में से टीएमसी के 6 और बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की 1 सीट बढ़ गई है। अब बीजेपी की राज्यसभा में 93 सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन को लेकर याचिका पर भड़के जज, कहा सुप्रीम कोर्ट है पोस्ट ऑफिस नहीं। जी हां दोस्तों, कभी कभी न्यायालय के दरवाजे पर ऐसे मामले दस्तक देते हैं जो आपको हैरानी में डाल देते हैं। जहां एक तरफ अदालत में लाखों मामले पेंडिंग है, वहीं इन अजीबोगरीब मामलों की वजह से न्यायाधीशों की नाराजगी जाहिर होना स्वाभाविक बात है। हाल ही में दोस्तों केरल के एक वकील का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नाराज होकर कहा कि आपने अदालत को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है क्या। दरअसल दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश मनोज मिश्रा केरल के वकील की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वकील चाहते थे कि अदालत वंदे भारत ट्रेन को उनके गृह जिले में भी रुकने का आदेश सुनाए। सीजीआई ने याचिकाकर्ता पिटिशनर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम यह तय करें कि वंदे भारत कहां रुकेगी, इसके बाद हमें दिल्ली मुंबई राजधानी को रोकने पर काम करना चाहिए। यह नीति से जुड़ा मामला है, आप अधिकारियों के पास जाइए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन ने लिया बड़ा फैसला, पूरी दुनिया पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दिया है। रूस यूक्रेन को काला सागर से अनाज निर्यात की अनुमति देने वाले समझौते से बाहर हो गया है। रूस ने सोमवार को कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर समझौते से हट रहा है क्योंकि उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। यह समझौता इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि इसके कारण वैश्विक खाद्य की कीमतों को 20% तक कम करने में मदद मिली थी। रूस और यूक्रेन बड़े स्तर पर गेहूं निर्यात करते हैं। रूस ने इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही कहा था कि क्रीमिया के उसके पुल पर हमला यूक्रेन ने किया था। क्रीमिया के 19 किलोमीटर लंबे पुल पर हमला अक्टूबर 2012 में हुआ था। काला सागर और अजोव सागर को जोड़ने वाला क्रीमिया का पुल रूस के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाढ़ से भारतीय इकोनॉमी को 15,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, भारत में 92% लोग नहीं करवाते इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश से आई बाढ़ ने देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इकोवर्प के अनुसार बाढ़ से देश को करीब 15,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिकल लॉस यानी कि आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बाढ़ों से होने वाले भारी नुकसान साथ ही हाल ही में आए बिपरजॉय साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकल और जियोग्राफिकल विशेषताएं देश को कई प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बाढ़ों के कारण आर्थिक नुकसान की वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाया जाना बाकी है। हमारा मानना है कि 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आने से आर्थिक तनाव के नए रिकॉर्ड बन गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 41% प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ के रूप में आई है। इसके बाद देश में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। वहीं दोस्तों एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रोटेक्शन गैप बना हुआ है यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस यानी कि बीमा करवाते हैं। 2022 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्लोबल लेवल पर टोटल $275 बिलियन यानी कि 22.56 लाख करोड़ रुपए के इकोनॉमिकल लॉस में से $125 बिलियन यानी कि 10.25 लाख करोड़ रुपए बीमा द्वारा कवर किए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी समूह के बाद ZQG पार्टनर्स को रास आया बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स का स्टॉक, 2,400 करोड़ रुपए के खरीदे शेयर। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले फ्लोरिडा बेस्ड ZQG पार्टनर्स ने अब बाबा रामदेव MFCG कंपनी पतंजलि फूड्स स्टॉक में निवेश किया है। राजीव जैन की ZQG पार्टनर्स ने पतंजलि फूड्स के शेयरों में करीब 2,400 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। पतंजलि फूड्स के OFS में यानी कि ऑफर फॉर सेल में ZQG पार्टनर्स कंपनी की 5.96% फीसदी यानी कि 2.15 करोड़ शेयर खरीद रही है। कंपनी ने OFS में 1,000 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस फिक्स किया था, लेकिन गैर रिटेल निवेशकों को 1,103.80 रुपए के भाव पर प्रति शेयर अलॉट किया गया। ऑफर फॉर सेल में पतंजलि फूड्स ने 7% हिस्सेदारी या 2.28 करोड़ शेयर्स नॉन रिटेल निवेशकों को ऑफर किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर ने वीडियो से कमाए 1 करोड़ रुपए, आयकर विभाग ने मारा छापा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मलिक पिछोड़ा के रहने वाले तस्लीम के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। तब उसके घर पर 24 लाख रुपए बरामद हुए। आरोप है कि तस्लीम यूट्यूब के जरिए गलत तरीके से पैसे कमाता था, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद थाना नवाबगंज की पुलिस और आयकर विभाग ने छापा मारा। तब उसके घर से नगद 24 लाख रुपए बरामद हुए। यूट्यूबर तस्लीम के भाई फिरोज से बात की तो फिरोज ने सारे आरोपों को झूठा बताया। फिरोज का कहना है कि उसके भाई को सोचे समझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि फिरोज तस्लीम की यूट्यूबर कंपनी में बतौर मैनेजर भी काम कर रहा है। फिरोज का कहना है कि मेरे भाई ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाए हैं और उस पर 40 लाख रुपए का इनकम टैक्स भी जमा कराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है चंद्रयान 3, दूसरा इम्तिहान भी सफलतापूर्वक किया पास। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के ऊपरी कक्षा में पहुंचने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने सोमवार को कहा कि अंतरिक्ष यान अब 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर की कक्षा में है। उसने कहा है कि अगले चरण मंगलवार अपराह्न 2 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तावित है। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा
स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया था। शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे उड़ान भरने के 17 मिनट बाद उपग्रह को उसकी लक्षित कक्षा में प्रवेश करा दिया गया था। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक P विरमुथुलवेल ने कहा था कि इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से अंतरिक्ष यान पर करीबी नजर और नियंत्रण रखेगा। यह चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जिसका अब तक अन्वेषण नहीं किया गया है। केवल 3 देश अमेरिका, चीन और रूस ही अब तक चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की फ्लाइट में मोबाइल फटा, उदयपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 470 को सोमवार को उदयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में उड़ान भरने के बाद एक पैसेंजर की मोबाइल बैटरी में धमाका हो गया, जिसके बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दुर्घटना के बाद कुछ पैसेंजर्स फ्लाइट से बाहर निकल गए और दोबारा उस फ्लाइट से उड़ान भरने से इनकार कर दिया। हालांकि तकनीकी जांच के बाद एक बार फिर से फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई। एयर इंडिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सोमवार को करीब 1 बजे उदयपुर से उड़कर एयर इंडिया की यह फ्लाइट दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट के उड़ने के बाद ही एक पैसेंजर के चार्जर में कुछ स्पार्क हुआ, जिसके बाद विमान को वापस बुलाकर जांच की गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर विमान की गहन जांच के बाद फ्लाइट को 40 मिनट बाद रवाना कर दिया गया। यह फ्लाइट सकुशल दिल्ली लैंड कर गई। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स ने 66,656 और निफ्टी ने 19,731 का स्तर छुआ। एसबीआई का शेयर 3% से ज्यादा चढ़ गया। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 66,656 और निफ्टी ने 19,731 का स्तर छुआ। एसबीआई के शेयर में आज 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। हालांकि इसके बाद शेयर बाजार थोड़ा नीचे आया। सेंसेक्स 529 अंक बढ़कर 66,579 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 146 अंकों की तेजी रही। यह 19,711 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आज सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा और आईटी शेयरों में देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 82.05 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एसबीआई, विप्रो और डॉक्टर रेड्डीज रहे, जबकि टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चिराग पहुंचे अमित शाह से मिलने, आवास पर हो रही मुलाकात, एनडीए में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। 18 जुलाई को होने वाले एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को निमंत्रण मिला। वहीं चिराग पासवान अभी दिल्ली में है। सोमवार को अमित शाह के आवास पर चिराग पासवान ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं में एनडीए गठबंधन और बिहार की राजनीति को लेकर बातचीत हुई। इस मुलाकात से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को पत्र भेजा था। इसमें नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है और चिराग पासवान से बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि फिलहाल चिराग पासवान इस समय एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 28% जीएसटी के फैसले से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में मायूसी, ड्रीम 11 जैसी कंपनियों के ग्रोथ पर ब्रेक संभव। जी हां दोस्तों, 11 जुलाई 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और काउंसिल ने मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को मानते हुए ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला ले लिया। जीएसटी काउंसिल ने पूरे वैल्यू पर जीएसटी वसूलने का फैसला किया। जीएसटी कानून में संशोधन के बाद यह नियम लागू होगा, लेकिन दोस्तों जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के चलते गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 और एमपीएल जैसी कंपनियों और उनके कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों से बात कर यह फैसला लिया गया है और इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि $1.5 मिलियन वाली इस गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार के इस फैसले का गलत प्रभाव पड़ रहा है। उनका मानना है कि 28% का भार कस्टमर्स पर आएगा, लेकिन इसका खामियाजा गेमिंग वॉल्यूम में गिरावट के तौर पर कंपनियों को उठाना होगा। 28% जीएसटी के चलते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में जॉब लॉस देखने को मिल सकता है। साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। ज्यादा टैक्स के चलते लोग ऑनलाइन गेम्स खेलने से परहेज करेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूसीसी के बहाने 2024 चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, सत्ता में आने के लिए यह है दुष्प्रयास। जी हां दोस्तों, भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि एक देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, घटता निर्यात, बढ़ते आयात और देश के अंदर नौकरी के लिए कहराते युवाओं की चर्चा इस देश के अंदर नहीं हो रही है। वे संकीर्ण धार्मिक भावनाओं के बहते ज्वार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से यूसीसी पर बहस कर रहे हैं। भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो सिर्फ 1.5 लाइनें लिखी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ समझ है कि अनावश्यक रूप से 2024 से पहले इस पर चर्चा करके समाज में ध्रुवीकरण कर उसे हिंदू मुसलमान में बांटकर एक बार फिर से वोट लेने और सत्ता में आने के लिए यह दुष्प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि लो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खुले तौर पर एक बार फिर से वोट लेने और सत्ता में आने के लिए यह दुष्प्रभाव करने की छूट क्यों दे रखी है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, फिर अकस्मात उसको उछालने की क्यों जरूरत पड़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 जासूसों को उम्र कैद, इंडियन आर्मी कैंप की रेकी करते थे। कोर्ट ने कहा तीनों भारत में रहते लेकिन प्रेम पाकिस्तान से करते। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सिराजुद्दीन अली, फकीर मोहम्मद अयूब और नौशाद अली को 2012 में अरेस्ट किया था। तब सिराजुद्दीन की उम्र 24, अयूब और नौशाद की 23 साल थी। तीनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक इंडियन आर्मी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी अहमदाबाद के जमालपुर और नौशाद अली राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। दोस्तों एडिशनल सेशन जज अंबालाल पटेल की अदालत ने मौत की सजा के लिए सरकारी वकील की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि तीनों का अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि तीनों भारत में रहते थे लेकिन उनका प्रेम और देशभक्ति पाकिस्तान के लिए थी। अदालत ने तीनों को IPC की धारा 121, 121A और 120B और IT अधिनियम की धारा 66F के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आधिकारिक गोपनीय अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 साल का कठोर कारावास और IPC की धारा 123 के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा भी घिरी, SCB की FIR में नाम आया, सरकार ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की EO परीक्षा पास करवाने के बदले लाखों रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की गिरफ्तारी के बाद आयोग की सदस्य मंजू शर्मा भी आरोपों से घेरे में आ गई है। RPSC की सदस्य मंजू शर्मा प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की पत्नी है। उनके साथ ही आयोग की एक अन्य सदस्य संगीता आर्या भी जांच के घेरे में है। इन दोनों का नाम SCB की तरफ से दर्ज की गई FIR में शामिल किया गया है। परिवादी ने आरोपियों पर इन दोनों के नाम से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। SCB मंजू शर्मा और संगीता आर्य की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में मंजू शर्मा का नाम आने के बाद इस पर अब सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी ने मंजू शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सवाल किया कि आखिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की क्या मजबूरी रही थी कि कुमार विश्वास की पत्नी को आयोग की सदस्य बनाया। वहीं गहलोत सरकार ने इस मामले में सफाई दी है। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं बनता, अभी SCB की जांच जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने समुद्र में रहकर जिंदा लौटा शख्स, तूफान में बोट खराब हुई तो प्रशांत महासागर में फंसा, मछली खाई, बारिश का पानी पिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक सेलर यानी कि नाविक 2 महीने प्रशांत महासागर में फंसे रहने के बाद जिंदा वापस लौट आया। 51 साल के टिम शेडोक अपने डॉग बेला के साथ मैक्सिको से फ्रेंच पोलिनेशिया की ट्रिप पर निकले थे। इसके बाद उनकी नाव तूफान में फंस गई। शेडोक का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि उनकी सेहत अब ठीक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में समुद्र से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले प्रोफेसर माइक टिम्पटन ने कहा कि 2 महीने समुद्र में रहकर जिंदा लौटना केवल किस्मत की बात नहीं है, यह उनकी स्किल का भी नतीजा है। शेडोक ने 9 न्यूज को बताया कि उन्होंने अपने 6000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत मैक्सिको के ला पास से की थी। हालांकि हफ्ते भर बाद ही समुद्र में तेज तूफान आ गया था, इससे वो भटक गए, साथ ही नाव को नुकसान पहुंचा। कई दिनों तक वो मदद का इंतजार करते रहे लेकिन कुछ नहीं हो सका। शेडोक ने कहा कि समुद्र में उनके 2 महीने काफी मुश्किल से गुजरे, ये उनकी डॉग बेला के बिना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में समुद्र और भी वीरान लगता है। इस दौरान बेला की मौजूदगी ने उन्हें संभाले रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने मछली खाकर और बारिश का पानी पीकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, HDFC बैंक न्यू रिकॉर्ड, इस भारतीय बैंक ने रच दिया इतिहास, दुनिया के टॉप 7 बैंकों में हुआ शुमार, रिजल्ट भी है शानदार। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद इतिहास रच दिया है। HDFC बैंक सोमवार को $100 अरब के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के क्लब में शामिल हो गया और ग्लोबल लेवल पर 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। सोमवार को बैंक का मार्केट कैप $150 अरब को पार कर गया। इसके आगे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ चाइना है। मौजूदा समय में JP
JP मॉर्गन 438 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका 232 मिलियन और चीन का ICBC बैंक 224 बिलियन डॉलर का स्थान है। HDFC बैंक और उसकी मूल कंपनी HDFC लिमिटेड का विलय 1 जुलाई को पूरा हुआ था। आज पहला दिन था जब बैंक के शेयर ने मर्जर के बाद एक यूनिट के रूप में काम करना शुरू किया। 13 जुलाई को HDFC लिमिटेड के शेयर को शेयर बाजार से हटा लिया गया था क्योंकि 12 जुलाई शेयर आवंटन के लिए पात्र शेयर धारकों को निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि थी। शुक्रवार को बैंक ने HDFC लिमिटेड के पात्र शेयर धारकों को ₹1 के फेस वैल्यू से 3 अरब 11 करोड़ 3,96,492 नए इक्विटी शेयर आवंटित किए। डील के एक हिस्से के रूप में प्रत्येक HDFC शेयर धारक को प्रत्येक 25 शेयर के लिए HDFC बैंक के 42 शेयर मिले। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन कौन से राज्यों में शराब पीना बैन है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उन राज्यों का नाम जहां पर शराब रखना और पीना बैन है तो जल्दी से उन राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।